चलिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स डिस्कशन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है 127। 127 क्या फरमाता है? कहते हैं कि एसी इनपुट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फुल वेव रेक्टिफायर है। आसान बात है, फुल वेव रेक्टिफायर है। इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको मिली है 50 हर्ट्ज। बताइए कि इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फुल रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? डबल करता है। लिहाजा अगर इनपुट 50 है तो आउटपुट कितना होना चाहिए? 100 हर्ट्ज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टाइम पीरियड। कोई बात नहीं, इसमें क्या हर्ट्ज है? टाइम पीरियड आउट का मांगा है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी कितनी हर्ट्ज? 100। लिहाजा आउटपुट टाइम पीरियड इज 1 ओवर आउटपुट फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 100 0.01। इसमें नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन डी है। सारे ऑप्शन मौजूद है इसमें। सबर करें कि मैं गलत है, कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे, इशू नहीं है। मुझे एक नज़र देखने दो, जल्दी नहीं करूँगा, आराम से बताऊँगा। चलो, वाक्य नहीं जाते। 10 बजे कोई गई। इसका आंसर क्या है? 0.01 सेकेंड। ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, 0.02 गलत है, 0.01 ठीक है, 0.04 गलत है, तो नान अगर लगा है तो गलत है, ठीक कर देंगे। अच्छा, आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 128। 128 फॉर यू क्या फरमाता है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सप्लाई कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर अप्रोचेस इंफिनिटी द कैपेसिटर बिहेव्स। कहते हैं कि अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी को आप इंफिनिटी बना दो तो बताओ कि कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। और आपसे कह रहे हैं रेजिस्टेंस को देखकर सर्किट के बारे में बताओ कि सर्किट क्या हो सकता है। बहुत आसान सी बात है। आप कहोगे सर कैपेसिटेंस की रुकावट 1/2 पाई FC। जब F इंफिनिटी तो रुकावट क्या हो जाएगी? और जिस सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो जाए दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। दैट इज कॉल्ड, तो द सर्किट विल बिकम शॉर्ट सर्किटिंग। हर शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, अपोजिशन 0 हो जाती है। सो खुदा के नेक बंदो, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन 129 फॉर यू। What is the SI unit of capacitive reactance? तो आप कहोगे सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक रुकावट है। क्या है शाबाशी? ये एक रुकावट है और हर रुकावट इन सर्किट का यूनिट क्या होता है? इट इज ओहम। सो टेंशन की बात नहीं, ऑप्शन सी ठीक है। 130 क्या फरमाता है? 130 फरमाता है व्हाट हैपेंस टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सिग्नल एज इट पासेस थ्रू अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आपको मैंने बताया था, आप जानते भी हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, सेम रखता है। ये टाइम पीरियड को भी सेम रखता है और ये पावर को भी। सो कोई भी ट्रांसफार्मर हो, स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, ट्रांसफार्मर 3 चीजों को मॉडिफाई नहीं करता, पावर को, फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को। ये सिर्फ करंट और वोल्टेज को अदलता बदलता है। या ये करंट को वोल्टेज बनाता है या ये वोल्टेज को करंट बनाता है। लिहाजा फरमा रहे हैं कि व्हाट हैपेंस टू फ्रीक्वेंसी, इट रिमेन्स अनचेंज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 131 ऑन बोर्ड। फरमा रहा है On what principle does transformer works? तो ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल ये है, आप सुनोगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकॉज ऑफ 2 कॉइल्स, स्टैटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ ऑल द कॉइल्स एट रेस्ट, बिकॉज ऑफ फैराडे लॉ, क्योंकि वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, और बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इन सारे कहानियों के बलबूते पर, थैंक यू, इन सारी कहानियों के बलबूते पर देयर आर 4 वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफार्मर: म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्टैटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इनमें से जो भी अवेलेबल हो वो ठीक होगा। तो हमारे लिए पहला ऑप्शन है सेल्फ इंडक्शन, गलत है। सेल्फ इंडक्शन में 1 कॉइल है, ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन ठीक है, जॉल्स लॉ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है एंड कूलम्स लॉ का भी इससे कोई ताल्लुक, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 132। 132 में क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल जनरेट्स 200 वोल्ट। यानी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
एक ईएमएफ पैदा करे 200 वोल्ट का और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिला है 10 वेबर पर सेकेंड, तो बताओ कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ इज डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, तो नंबर ऑफ टर्न्स ईएमएफ डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लिहाजा नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 200 डिवाइड बाय 10 एंड द नंबर ऑफ टर्न्स विल बी, इसमें करेक्ट ऑप्शन है 20, आंसर 20 है, ऑप्शन है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 133 ऑन बोर्ड। 133 फरमाता है हाउ कैन हिस्टेरिसिस लॉस बी मिनिमाइज्ड। तो याद रखना हिस्टेरिसिस को कम करने के लिए सीधी सी बात है, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए आपने क्या करना होगा, मैग्नेटाइजेशन, बोले प्लीज, मैग्नेटाइजेशन को आसान बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाए तो आयरन कोर का मैग्नेटाइजेशन आसान करो। आसानी से मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज होगा तो आपके इनपुट का कम हिस्सा खाएगा, मुश्किल से मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज होगा तो आपके इनपुट को ज्यादा बर्बाद करेगा। लिहाजा हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन को आसान बनाओ। अब आसान कैसे बनेगा, हार्ड आयरन मुश्किल से मैग्नेटाइज होता है और सॉफ्ट आयरन आसानी से मैग्नेटाइज होता है, लिहाजा वी हैव टू यूज सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर से मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, तो हिस्टेरिसिस में हमारा लॉस कम जाता है। 133 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई एम एक्सप्लोरिंग 134 द नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ। इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन किस चीज से वाबस्ता है, तो जनाब ईएमएफ इज माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। इस नेगेटिव साइन को किसने एक्सप्लेन किया है, लेंज ने लेंज लॉ में एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं द नेगेटिव साइन ऑफ फैराडे लॉ वाज एक्सप्लेन्ड बाय लेंज ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज ने लेंज लॉ में जो भी डिराइव किया वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डिराइव किया। सो लेंज एक्सप्लेन्ड द नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन एक्सप्लेनेशन किस लॉ में है, लेंज लॉ में है। तो करेक्ट ऑप्शन है इस मुबारक क्वेश्चन का ऑप्शन बी। 135 ऑन बोर्ड। ये फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है, हाउ डज कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डबल। तो जनाब XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इनवर्स रिलेशन में अगर ये डबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम हाफ एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 136 फॉर यू। 136 फरमाता है when a north pole of a bar magnet is moved towards a closed coil। अच्छा जनाब क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि अगर ये एक क्लोज्ड कॉइल सिस्टम है और आपसे फरमा रहे हैं कि अगर हम इसमें मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके करीब ले जा रहे हैं तो इस कॉइल का जो फेस मैग्नेट की तरफ है वो क्या बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इट विल अपोज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अपोजिशन की खातिर ये जरूरी है कि नॉर्थ करीब आ रहा हो तो फेसिंग साइड क्या बनेगा, नॉर्थ, और अपोजिट साइड साउथ बनेगा। सो इट विल बिकम नॉर्थ और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 137 क्या कहता है, द डोमेस्टिक एसी सप्लाई वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट इन मेनी रीजन, ओके, करस्पॉन्ड टू विच वैल्यू। इस क्वेश्चन का मतलब समझते हो, अभी इस हॉल में जो वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, तो ये इस अल्टरनेटिंग डोमेस्टिक यूज वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है या ये इसकी पीक वैल्यू है, नहीं, इसकी पीक वैल्यू 310 है, कितनी है, और इसकी आरएमएस वैल्यू है ये 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है। यानी मैं ऐसे लिख दूं तो बुरा नहीं होगा कि घरेलू इस्तेमाल में वोल्टेज की पीक वैल्यू 310 वोल्ट है जबकि 220 वोल्ट इसकी
RMS वैल्यू है। समझ आ गई है? डोमेस्टिक यूज में जो वोल्टेज यूज हो रहा है 220 की RMS वैल्यू है। सो 137 में करेक्ट ऑप्शन क्या है जनाब? इट इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 138। 138 क्या कहता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द पीक वैल्यू फॉर ए प्योर साइन वेव? रहे तो साइन वेव या कॉस वेव हो, कहते हैं कि RMS वैल्यू और पीक वैल्यू का रेशियो क्या होगा? तो आपको सिंपल सा इक्वेशन याद होना चाहिए। आप जानते हैं कि IRMS इज 0.707 ऑफ I0, तो इसको इधर ले आओ। इट मीन कि IRMS by I0 is equal to 0.707. The ratio of both will be 0.707 and the correct option is option B. 139 क्या फरमाता है? What is the main purpose of PN junction diode? ये एक डायरेक्शन में करंट पास करता है। The purpose of diode is to allow current in one direction. To allow current in one direction. Allow current in one direction मतलब डायोड या PN जंक्शन जो है इसका बेसिक यूज ही यही है कि allow only यूनिडायरेक्शनल करंट। ये एक डायरेक्शन के करंट को पास करता है, दूसरे डायरेक्शन को ब्लॉक करता है। यही वजह है कि हर रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में क्या यूज होता है? डायोड यूज होता है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में भी हमें डायोड, रेक्टिफिकेशन में भी यही कहानी है। मैं इसको हिलाऊंगा नहीं, आप पूछिएगा ना। कैन आई रिमूव दिस? अच्छा, we have discussed question number 139. Let me explain 140 for you. 140 क्या कहता है? तो इसमें है कि 140 क्वेश्चन नंबर 140 है on the other page. If an alternating voltage is, अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी, सही है। फरमा रहे हैं कि सर्किट कौन सा है तो खुद देख लें। अक्रॉस अ रेजिस्टर, और सर्किट जो है वो रेजिस्टिव होता है। क्या है? अगर रेजिस्टिव है, सर्किट रेजिस्टिव है, तो बताओ करंट का इक्वेशन क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे सर रेजिस्टर दोनों को किस हालत में रखता है? और इन फेज का मतलब है कि जैसा वोल्टेज वैसा, यानी जो जो वोल्टेज में वही वही, क्योंकि एक जैसी हालत होगी। तो आम वोल्टेज की जगह आम करंट, आप इंस्टेंटेनियस बोलो, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जगह इंस्टेंटेनियस करंट, इक्वल की जगह इक्वल, पीक वोल्टेज की जगह पीक करंट, साइन की जगह साइन, ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी, बिकॉज रेजिस्टिव सर्किट में दोनों इन फेज हैं। तो जैसा इक्वेशन वोल्टेज का होगा वैसा ही इक्वेशन करंट का। अगर मैं कहूँ इंडक्टिव सर्किट होता तो इंडक्टिव में करंट लीड करता है, तो फिर वोल्टेज में कॉस होता और करंट में साइन होता, और कैपेसिटर में वोल्टेज में साइन होगा और करंट में कॉस। जो लीड करेगा उसमें साइन होगा और जो लीड करेगा उसमें कॉस होगा। बाकी इक्वेशन की सिमिलरिटी है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है खुदा के नेक बंदो? ऑप्शन बी सही है। 141 हमारा अगला क्वेश्चन 141 फरमाता है कि जनाब इफ अ साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू दिस वन। कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है एंड इट इज इक्वल टू 14.14 साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, ये आपको करंट दिया है, आपसे फरमा रहे हैं कि इस इक्वेशन को देखकर RMS वैल्यू मालूम करो। लेकिन हम जानते हैं RMS तो होता है I0 डिवाइड बाय 0.707 ऑफ I0। डिवीजन में लोगे तो √2 लेना। IRMS इसके बराबर है, यानी जब तक हमें I0 नहीं मिलेगा हम IRMS नहीं मालूम कर सकते। तो आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अभी देखना, टी की जगह टी, ओमेगा की जगह, साइन की जगह, इक्वल की जगह, आई की जगह, इट मीन I0 की जगह क्या आया है? सो देयरफॉर I0 इज इक्वल टू 14.14। अब इधर पुट करो
तो IRMS इज 0.707 इंटू 14.14। अच्छा मैं ऐसे गेस करूंगा, देखिए मैं अंदाजतन इसको गेस करूंगा कि ये राउंड अबाउट, देखिए ये 0.5 से थोड़ा ज्यादा है और ये 15 से कम है, समझ आ गई है। तो इट मीन के राउंड अबाउट द आंसर विल बी क्लोज टू 21 या 22, राउंड अबाउट 21 22 इसके आसपास करेक्ट आंसर होगा। सॉल्व भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इसको हटा दो तो नीचे 1000 आ जाएगा, इसको हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इस पे डिवाइड करो तो डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं वही आपके आंसर होंगे। अप्रॉक्सीमेट आंसर मैं गेस कर रहा हूँ और देखो क्या होता है। 141 है, करेक्ट ऑप्शन इज किधर गया, अच्छा 7.07, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। अगला कहानी है 10 एम्पियर, दूसरा है 14 यही है ना 14.14 और 20 योमेंट, हाँ योमेंट। अगर ये अच्छा है, मैंने गलत गेस किया, देखो ये क्या है 0.7 है ना, जमा खबर हो रही। अगर ये योमेंट आसानों में था, अगर ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 14 होता तो 0.5 अपने साथ वाले नंबर को हाफ करता है या नहीं, तो इससे जवाब क्या आ जाता। लेकिन ये 0.5 से थोड़ा सा, इट मीन कि ये 7 से थोड़ा सा, इट मीन द क्लोज आंसर विल बी 10 एम्पियर। समझ आ गई है, तो ये ऐसे होना चाहिए 10 हो गई, वरना सॉल्व भी करो आपको 10 एम्पियर राउंड अबाउट 10 एम्पियर 9 point something 9.99, इट मीन द करेक्ट आंसर इज 10। शाबाश, करेक्ट आंसर होगा 10 एम्पियर और 10 एम्पियर की में है ऑप्शन सी ठीक है। हमारे लिए अगला क्वेश्चन है 142। 142 क्या फरमाता है, हाउ इज अ पीएन जंक्शन कनेक्टेड ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस। दया दे, हाँ पता नहीं से चल शायद 141 ऑप्शन बी है, ठीक है जनाब। आप जागते रहो अच्छा, क्योंकि मैं लगता है सो रहा हूँ। तो 142, हाउ इज अ पीएन जंक्शन कनेक्टेड ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस। पीएन जंक्शन है खुदा के नेक बंदो, ये जंक्शन है, ये पी है, ये एन है। बायसिंग का मतलब है वोल्टेज कनेक्ट करना, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि वोल्टेज के पॉजिटिव को पी के साथ और वोल्टेज के नेगेटिव को एन के साथ, इट इज फॉरवर्ड बायस। अगर उल्टा कनेक्शन लगा दो देन दैट इज रिवर्स बायस एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज पॉजिटिव टर्मिनल विद पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल विद एन साइड। 143, keep a ध्यान दे प्लीज। 143, if the magnetic flux through a coil changes from 5 to 2, सही है, 5 से लेकर 2 तक चेंज हुआ है, तो इट मीन चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, 3 होगा ना, 5 minus 2 is 3। चलो सही है, टाइम लिया गया है खुदा के बंदो 3 सेकेंड। फरमा रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, जब टर्न्स गिवन ना हो देन द कॉइल हैज ओनली वन टर्न, एक नेगलेक्ट किया करें, डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी, इट मीन 3 डिवाइड बाय 0.3, तो ये हो जाएगा 10। कितना वोल्ट बनेगा, 10 वोल्ट बनेगा एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। गुड, 144 फॉर यू। 144 फरमाता है कि मेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल इज 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन द आउटपुट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो जनाब फिर आपको दिया है फुल वेव रेक्टिफायर जो कि फ्रीक्वेंसी को क्या बनाता है, जो फ्रीक्वेंसी को डबल करता है। इसका मतलब है कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 में है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाएगी, द फ्रीक्वेंसी आउटपुट विल बी 100 हर्ट्ज एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 145 क्या है, अ ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स, ओके, प्राइमरी में 100 है, 500 टर्न्स जो है वो सेकेंडरी में है, ठीक है। व्हाट इज द वोल्टेज आउटपुट इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 220। सो आप जानते हैं Vs by Vp is equal to Ns by Np। अब डेटा देखो, मैं गलत पुट करूँ तो रोक लेना। मुझसे कहा गया है कि सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज 500, प्राइमरी में 100, ये Vp इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू 100 है, क्या है 50 है। अच्छा ओके, Vs इज इक्वल टू ये और ये बढ़ गए, इट मीन द आंसर इज 250 वोल्ट एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी। 146 फॉर यू। 146 फरमाता है कि what happens if direct current DC is applied to the primary coil of transformer। अगर खुदा के बंदो ये कोर ऑफ ट्रांसफार्मर है और आपसे कह रहे हैं ये सेकेंडरी कॉइल है
और यहाँ प्राइमरी कॉइल है, लेकिन अगर आप प्राइमरी कॉइल को बैटरी से कनेक्ट करो, डीसी से कनेक्ट करो, बैटरी से कनेक्ट करो, तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। ये क्या फरमा रहे हैं कि इट वर्क्स विद हाई एफिशिएंसी, बहुत बुरी बात है। द आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, हराम है जनाब। द प्राइमरी वाइंडिंग में बर्न आउट, ये मजाक है। तो करेक्ट ऑप्शन मीन नो आउटपुट। जब भी ट्रांसफार्मर के साथ डीसी लगाओगे तो देयर इज नो इफेक्ट अकर इन द आउटपुट, मतलब आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। रीजन बता सकते हो? हेलो साहब, रीजन बता सकते हो? आप ऐसा डीसी में चेंजेस क्या होते हैं? और जब चेंज इन डीसी जीरो होता है तो चेंज इन फ्लक्स भी, और जब चेंज इन फ्लक्स जीरो होता है तो ईएमएफ क्या होता है? और ट्रांसफार्मर तो फ्लक्स के चेंज पे काम करता है, इंडक्शन पे काम करता है। तो जहां इनपुट वेरिएशंस ना हो वहां फ्लक्स में चेंज, और फ्लक्स में चेंज नहीं होता तो आउटपुट कैसे आएगा? हर इंडक्शन डिमांड्स चेंज, हर इंडक्शन डिमांड, और डीसी इज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इनपुट जिसमें मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता तो चेंज नहीं आता। तो जब चेंज नहीं आता तो इंडक्शन कैसे होगा? इंडक्शन नहीं होगा तो आउटपुट कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर को कोई सिग्नल, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। 146 में करेक्ट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन डी था हमारा। 147, इफ द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ ए कॉइल इंक्रीजेस तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्योर इंडक्टिव सर्किट विल बी। फरमा रहे हैं कि अगर ये इंडक्टर लगा है और इंडक्टिव सर्किट है ये, अगर हम इस इंडक्टर के L को इंक्रीज कर दें तो L इंक्रीज करने से इस इंडक्टिव करंट में क्या फर्क पड़ेगा? इंडक्टर के सर्किट में करंट पर क्या असर पड़ेगा अगर उसमें लगा हुआ इंडक्टर का इंडक्टेंस हम इंप्रूव कर दें? तो आप फरमाओगे क्या? बताओ शमशे। आप कहो सर रुकावट इज इनवर्स, सॉरी करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रुकावट, ऐसा है ना? सर्किट में रुकावट उरूज पर होगा तो करंट का जवाल होगा, ऐसा है ना? और अगर रुकावट कम होगा तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। यानी करंट की कम बेशी का ताल्लुक किस चीज से है? रुकावट से। इंडक्टर में रुकावट क्या होता है? XL। बोलो शाबाश। इंडक्टर में रुकावट क्या है? XL। लेकिन XL इज डायरेक्ट, सॉरी इट इज इक्वल टू ओमेगा L। जानते हो ये फार्मूला है ना? तो आप कहोगे सर जब आप इस सर्किट में L ज्यादा करोगे तो इंडक्टर की रुकावट क्या हो जाएगी, और जिस डिवाइस की रुकावट ज्यादा हो जाए उसके थ्रू जो करंट होता है वो क्या हो जाता है? सो इंप्रूविंग द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इन सर्किट, द करंट ऑफ सर्किट डिक्रीजेस। द करंट ऑफ सर्किट, क्योंकि L इंक्रीज करने से रुकावट ऑफ इंडक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हेंस करंट डेफिनेटली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इन 147 इज ऑप्शन बी। वेरी गुड। 148 फॉर यू। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस? इनमें से कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए फार्मूला क्या है? तो आप जानते हैं XC is 1/2 पाई FC, या XC is equal to 1/ओमेगा C। अब इनमें से जो भी इक्वेशन गिवन है वही ठीक होगा। ऑप्शन बी सही है, आप सही फरमा रहे हैं। हमारा 149 का क्वेश्चन चल रहा है। ये फरमा रहा है कि अगर इंस्टेंटेनियस करंट ट्रांजिस्टर सर्किट ये है, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट? सेम क्वेश्चन एज डिस्कस्ड बिफोर। कहा कि करंट की वैल्यू है I is equal to 8 दे करो। यस सर। साइन ऑफ 314 सही है। कहते हैं कि IRMS बताओ, तो आप कहोगे कि सर IRMS मतलब तो साथ में इधर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। 140 रिमूव कर रहा हूं। वी आर डिस्कसिंग 149, इधर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। मिटा दूं? अच्छा मुसलमानों, हमारा क्वेश्चन नंबर 149 और 149 क्या है? लेट मी डिस्कस। 149 इरशाद फरमा रहा है कि अगर एक अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है 8 टाइम्स ऑफ साइन 314t, शायद यही है, यही है, और आपसे कह रहे हैं हमें RMS चाहिए, तो RMS के लिए I0 चाहिए। I0 के बगैर तो RMS नहीं आता। तो I0 मालूम करने के लिए आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे। तो देखते हैं I की जगह I, इक्वल की जगह इक्वल, साइन की जगह साइन, और ओमेगा t की जगह 314t।
ये तो क्लियर हो गया। इट मीन्स के आई नॉट को किसने रिप्लेस किया है? सो द कंपैरिजन इंप्लाइज कि आई नॉट को हम कितना यूज करेंगे? 8 इज फॉर आई नॉट। ठीक है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, आप जानते हो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 2, ऐसा है ना। तो हम लिख सकते हैं 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 और राउंड अबाउट कितनी वैल्यू बनती है इसकी? शाबाश, 149। करेक्ट आंसर क्या होगा प्लीज? करेक्ट नॉन है, नॉन ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो कोई भी वैल्यू योमेंट ऑप्शन वाई, देखो ऑप्शन ए में 4 है, अक्सर बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं, गेस करने वाले ज्यादा अच्छे हैं। ऑप्शन ए में 4 है, 4 इससे कब आता? अगर 2 के ऊपर रूट ना होता तब तो 2 के ऊपर रूट है तो 4 कैसे आएगा? तो ऑप्शन ए को आराम से सुकून से गलत कर देना। ऑप्शन बी की बारी है, ऑप्शन बी में है 8, तो भाई 8 तब आएगा जब नीचे 1 होगा, नीचे तो अंडर रूट 2 है, 1 नहीं है, तो ऑप्शन बी भी क्या है मुसलमानों? हराम है, ममनून है। अच्छा जनाब ऑप्शन सी को देखो, 4 अंडर रूट 2 एम्पियर, कॉमन सेंस यूज करें, 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 खुद ब खुद 4 बाय अंडर रूट 2 कैसे हो सकता है? ये और ये सेम है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली कम कैसे हुआ? इट मींस सारे ऑप्शन खुद चीख के बता रहे हैं कि हम गलत हैं। मेरी बात समझ गए हैं? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाबाश, करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इससे वैल्यू चाहते हो तो भी कर सकते हो। अंडर रूट 2 इज 1.4, तो यू कैन सॉल्व इट बाय 1.4, पॉइंट को हटाकर ऊपर 10 लगा दो तो 80 डिवाइड बाय 14, अब आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। एंड द आंसर विल बी सी आता है, सी आता है, कैसे आता है? ट्राई कर लेते हैं। योमेंट जी गोरम, योमेंट जी गोरम, हाँ असीने दमा सर टेस्ट बदल नहीं होता, सर बदल नहीं। ये क्या हुआ है? अच्छा जनाब 149 वैसे चेंज आया है टेस्ट में, टेस्ट में आया है रियली। जब मैं 2 दिन पहले इसका मतलब ओरिजिनल दे रहा था तो क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। आई डोंट नो कैसे ट्विस्ट हुआ है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इस तरह 1-2 क्वेश्चन में और भी मुझे चेंज मिल गए हैं। हाँ ना, 149 हो जाता है कभी कभी। 149 के ऑप्शन 4 अंडर रूट 2 है ये, और 4 अंडर रूट 2 कैसे आता है योमेंट? आप 8 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हो। अच्छा योमेंट वेरी गुड, सही आता है। और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है तो 2 को मैं अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, 4 आ जाएगा तो अंडर रूट 2 नीचे, ये और ये कैंसिल, 4 अंडर रूट 2 बनता है, बिल्कुल बनता है। समझ आई है? तो ठीक है जनाब, आपका ऑप्शन सी सही है, फिर तो एक ही में भी गलती है। कैन आई रिमूव दिस? रिमूव दिस। अच्छा इसको सॉल्व करें प्लीज, एक स्टेप वाइज सॉल्व कर लेते हैं। देखो जनाब हमारे पास है IRMS, आपको कैलकुलेशन का धोखा दिया गया है। IRMS इज 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, परी हो गई। क्या आप इसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 4? लिख सकते हो, तो अंडर रूट 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो। IRMS इज इक्वल टू, देखो 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, 4 की जगह 4 और अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 2, ये और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। IRMS इज इक्वल टू क्या आ रहा है? बोले 4 अंडर रूट 2। मैंने सी को क्यों गलत किया? तो आप नहीं बता रहे हो ना, मैंने सी को लिखा है 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, तो फिर तो गलत होगा अगर डिवीजन में होगा। अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 है तो ये ठीक है, लेकिन 4 के साथ डिवाइड में है तो ये गलत है। समझ आई है? मैंने ऐसे लिखा था, तो अगर ऐसे है तो गलत है, ऐसे है तो ठीक है। अच्छा जनाब डिवीजन में अंडर रूट 2 गलत है, मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2 ठीक है। ऑप्शन सी सही है और क्वेश्चन अच्छा है जनाब। करेक्ट ऑप्शन है 149 में मुसलमानों, ऑप्शन सी सही है। इससे पहले एक क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर कौन सा था प्लीज? 140, ये 141 है, ये 149 है, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था जिसमें नॉन लिखा था? 0.01 है। 130, 127, हाँ इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा था? बी आ रहा था। चलो ठीक है, ओके कोई बात नहीं। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं। हो जाता है जनाब, हो जाता है। इंसान ने कंपोज किया, इंसान ने मार्क किया, तो ये इंसान होने की दलील होती है। परफेक्ट कौन होता है? परफेक्ट तो शैतान होता है, शैतानी में। आगे बढ़े 149, ये आगे बढ़े 150 की तरफ जाते हैं। इफ द टाइम, की में चेंज कर देंगे, मैं कह दूंगा डोंट वरी, अगर रिजल्ट निकला भी है तो रिवाइज कर देंगे। इफ द टाइम पीरियड ऑफ एन इनपुट AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ फुल रेक्टिफायर इज T, सही है। फरमा रहे हैं कि फुल
वेव रेक्टिफायर है, होगा। इफ द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट AC वोल्टेज टू फुल रेक्टिफायर इज T, इसका इनपुट टाइम पीरियड T है, तो इसका आउटपुट टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? मेरे टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट हाफ करता है ना, तो ये T है, तो ये क्या हो जाएगा? T/2 हो जाएगा। एंड करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है 151, बी सही है। अच्छा, RPN जंक्शन डायोड्स ओहमिक और नॉन ओहमिक? नॉन ओहमिक। कोई रीजन है आपके पास? शाबाश, आसान, दैट्स द पॉइंट। आप कहें सर सीधी सिंपल सी बात है, ऑल सेमी कंडक्टर्स आर नॉन ओहमिक। जिसुमरा सेमी कंडक्टर्स भी बनो अगर टूल से दी और नॉन ओहमिक दी। और डायोड जो बनते हैं तो डायोड आर मेड ऑफ डोप्ड सेमी कंडक्टर्स एंड हिंस all diodes are non-ohmic, ये non-ohmic होते हैं। 152 हमारे लिए करेक्ट आंसर 151 का एट 300 कौन सा था? बी है, खबीर खाना। 152 को देखें प्लीज। 152 फरमाता है इफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस वोल्टेज व्हाट हैपेंस टू द करंट एज्यूमिंग इट इज आइडियल। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्या है मुसलमानों? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और ये कह रहे हैं ये वोल्टेज को क्या करता है? इंक्रीज, तो करंट डेफिनेटली क्या हो जाएगा? अब क्यों कहोगे? शाबाश, अगर आसान जवाब दोगे तो आंसर क्या होगा? आसान मीन इनवर्स। वेरी गुड, ये सबसे आसान जवाब है कि भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट को डिक्रीज क्यों करेगा? तो आप कहोगे सर बोथ आर इनवर्स। लेकिन असल जवाब क्या है? असल जवाब ये है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करता है और करंट को वोल्टेज में। तो जो वोल्टेज बढ़ाएगा तो डेफिनेटली वो करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो जिसमें कन्वर्ट करेगा वो ज्यादा होगा और जिससे कन्वर्ट करेगा वो कम, तो दैट्स व्हाई करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 153 फॉर यू, काइंडली फोकस हियर प्लीज। ना 152 के कम आंसर ठीक हो? बी सही है। अच्छा सुनिए जनाब, 153 है आपके लिए, फरमा रहे हैं इन अ प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट। अच्छा, इंडक्टर लगा है, डोंट टॉक प्लीज। अच्छा, AC सर्किट में इंडक्टर लगा है, व्हाट इज द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? सो द सिंपल कॉन्सेप्ट इज कि मोहतरम इंडक्टर जो होता है ये वोल्टेज का दोस्त होता है, समझ आ गई है? और वोल्टेज के दोस्त होने के नाते ये वोल्टेज को हमेशा लीड में रखता है और करंट को हमेशा, और कितने डिग्री? 90। तो हर वो ऑप्शन ठीक होगा जिसमें कहा हो करंट लीड बाय 90 फ्रॉम वोल्टेज, और या ये कहा हो कि वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90। तो जो भी ऑप्शन में अवेलेबल है या दोनों अवेलेबल है ठीक होंगे। मैं ऑप्शन रीड करूंगा प्लीज। 153 वोल्टेज इज द फेज इज इन फेज, हराम है। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90, ऑप्शन बी सही है। 153 में ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 154 हो, और उसमें क्या है जनाब? 154 फॉर यू। 154 फरमाता है के क्या है जनाब? हाउ डज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चेंज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इंक्रीजेस? ये एक रेजिस्टर है, क्या है? इसका रुकावट रेजिस्टेंस है। कहते हैं आपने इसको एक सोर्स से कनेक्ट किया। हर अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम इसको इंक्रीज करें तो इस रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पे डिपेंड, वो स्ट्रक्चर ऑफ रेजिस्टर पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो रेजिस्टेंस विल रिमेन्स सेम अनचेंज्ड। तो ऑप्शन 154 क्वेश्चन का 154 कम हो रहे remains constant, C option है। 155 dear students, 155 if the peak value of AC voltage is 10 volt, सही ना? across a 5 ohm resistor what is the peak current? तो जनाब आला आप जानते हैं कि R is equal to V naught divided by I naught, ये फार्मूला जानते हो ना, आपने पढ़ा है। तो आपसे फरमा रहे हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है, इन दोनों में एक की वैल्यू चाहिए, एक मालूम करें। पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज इज 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 5 ओम। ये 5 ये 10, तो I naught क्या होगा? I naught is 10 by 5, the answer is 2 ampere and the correct option is option C. I am solving 156 for you. 156 फरमाता है what is the main function of transformer? To change AC voltage or AC current level. ये करंट और वोल्टेज के लेवल को कम ज्यादा करता है, या ये AC को DC बनाता है, या ये DC को AC बनाता है, या ये फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। फ्रीक्वेंसी चेंज करना भी हराम है
ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर नहीं इंडक्टर है। क्या है? इंडक्शन पे काम करता है। ट्रांसफार्मर रेक्टिफिकेशन नहीं करता, इंडक्शन करता है। और इंडक्शन में एसी से डीसी और डीसी से एसी नहीं बनता। ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज या करंट का लेवल हाई या लो करता है। अगर ये करंट का लेवल लो करता है तो वोल्टेज का लेवल हाई, और अगर वोल्टेज का लेवल लो करता है तो करंट का लेवल हाई। तो इट ओनली चेंजेस द लेवल्स ऑफ alternating voltage and alternating current। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। देखिए ऑप्शन ए सही दिखाना नो। 157 है, हाउ डू द कॉइल टर्न्स कंपेयर इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो सीधी सिंपल सी बात है, मुझे बताओ मुसलमानों, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। कौन कहता है? फैराडेज लॉ कहता है। अब अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लोगे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप वीएस को वीपी से क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा मिले, और वोल्टेज ज्यादा तब मिलेगा जब उसमें टर्न्स की तादाद प्राइमरी से ज्यादा होगी। तो द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है 157। अच्छा मुसलमानों, ऑप्शन सी ठीक है। 158 फॉर यू। ये क्या फरमा रहा है प्लीज? द नेगेटिव साइन इन फेराडे लॉ, फेराडे लेंज लॉ इज इक्वल टू दिस वन इंडिकेट्स दैट। आपको पता है कि ये ईएमएफ का जो नेगेटिव साइन है, मुअज़्ज़ज़ लेंज ने फरमाया कि नेगेटिव साइन शो करता है कि ये इंड्यूस ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ये क्या करेगा? ये इंडक्शन के प्रोसेस में खलल डालेगा, अपोजिशन क्रिएट करेगा। और इंडक्शन का प्रोसेस किस चीज से होता है? चेंज इन फ्लक्स से। तो अगर ये इंडक्शन के प्रोसेस में खलल डालेगा तो ये फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। आप फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहो, ये आपको इंक्रीज होने नहीं देगा। आप फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहो, ये डिक्रीज होने नहीं देगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये नेगेटिव साइन या लेंज लॉ ये शो करता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है खुदा के बंदो? ऑप्शन बी सही है। आई एम सॉल्विंग 159 फॉर यू। 159 क्या कहता है? व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। अच्छा जनाब, आपसे कहे हैं प्योर कैपेसिटिव, तो क्या कैपेसिटर वर्किंग के दौरान अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? बनाता है। कैपेसिटर वर्किंग फील्ड बनाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और जो डिवाइस फील्ड बनाता है वो पर साइकिल एनर्जी को जाया नहीं करता, उस फील्ड के अंदर स्टोर करता है। आधे साइकिल में स्टोर करता है, आधे साइकिल में वापस कर जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कैपेसिटर या इंडक्टर हो तो वन साइकिल में पावर लॉस हमेशा क्या रहेगा? बिकॉज रेजिस्टर में पावर लॉस जीरो नहीं होता क्योंकि उसमें फील्ड नहीं बनता, तो पर साइकिल हमारी एनर्जी बर्बाद होती जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 160। फरमा क्या रहे हैं कि सीरीज आरसी सर्किट है, कनेक्टेड है इन सीरीज आर और सी। फरमा क्या रहे हैं देखते हैं। ये रिमूव करूं, एक शाबाश। अच्छा बस दो ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस के की गलत हुए हैं, मैं इनको ठीक करवाता हूँ प्लीज। तो हमारे लिए अगला क्वेश्चन है 160 में फरमा रहे हैं ये लोग कि आरसी सर्किट है, एसी वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, तो इम्पीडेंस क्या होगा? ये तो आपको पता ही होगा, आर और सी है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ कनेक्ट है। तो इस पूरे सर्किट का जो रुकावट है दैट इज डिनोटेड बाय जेड इम्पीडेंस, और उसका फार्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज द अपोजिशन ऑफ रेजिस्टर एंड एक्स इज द अपोजिशन ऑफ कैपेसिटर। ये इसका करेक्ट फार्मूला है और ये आपको याद रखना होगा, तो अच्छी बात है। हमारे लिए अगला क्वेश्चन है 161। लेट मी एक्सप्लोर इट। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सही ना एंड करंट व्हेन अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर। तो मोहतरम रेजिस्टर को एसी सर्किट्स का न्यूट्रल डिवाइस कहा जाता है, मानते हो ना। और न्यूट्रल डिवाइस वो है जिनका कोई सरोकार नहीं है, जो जैसे हो वैसे रहने देते हैं। तो करंट और वोल्टेज इसमें क्या होते हैं? इन फेज मीन के फेज डिफरेंस क्या होगा? रेजिस्टर में फेज डिफरेंस हमेशा 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री इन फेज ऑप्शन सी सही है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि नॉर्थ पोल इस कॉइल के करीब जा रहा है,
और ये है हमारे पास मैग्नेट साउथ नॉर्थ। इधर हमें मिला है एक कॉइल और इस कॉइल का ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी है और इन्होंने शो करवाया है कि मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। सो लेंज लॉ के अपोजिशन बिहेवियर अपोजिशन कॉन्सेप्ट के लिहाज से नॉर्थ का इधर जाना अपोज होगा। अपोज तब होगा जब ए क्या बनेगा, नॉर्थ। तो जब ए नॉर्थ बनेगा तो बी डेफिनेटली क्या बन जाएगा। सो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें बी के लिए साउथ या ए के लिए नॉर्थ लिखा हो। या देखते हैं ऑप्शंस क्या है। अच्छा तो क्या है, क्लोज टू द कॉइल द साइड बी। अच्छा बी के बारे में पूछा है तो बी मस्ट बी साउथ एंड करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बी है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।